सेंटेंसेस बता रही हूँ कि कंपैरिजंस आपने करने हैं तो कैसे करने हैं। और आइल्स राइटिंग टेस्टों पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही कंपैरिजंस होते हैं। बैंड्स डक भी इसी वजह से होते हैं कि आप कंपैरिजंस नहीं कर पाते और करते हो तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हमें अवॉइड करनी है, लेकिन कंपैरिजंस करने भी मस्ट है क्योंकि अच्छे बैच स्कोर्स तभी मिलेंगे। तो उसका सोल्यूशन आज मैं लेकर आई रेडीमेड सेंटेंसेस। सिर्फ ये नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसके बाद भी, इसके अलावा भी बहुत सेंटेंसेस है जिस वीडियो में आने वाले आगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको कंटेंट जो है यूजफुल लग रहा है, अगर आपको लगता है रेडीमेड सेंटेंसेस आपको चाहिए अपनी प्रिपरेशन को फास्ट बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके, तो द फर्स्ट वन इज वाइल एक्स एक्सपीरियंस। ये जो वाइल वाला सेंटेंस है ये थोड़ा सिंपल है, ये आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़े से टफ है, कम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो मैं आपको बताऊंगी। तो यू डोंट हैव टू स्किप दिस वीडियो कि सेंटेंसेस देख ली और वीडियो स्किप कर दी, तो इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएंगे कि उन सेंटेंसेस को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो वाइल एक्स द फर्स्ट वाला है, वाइल एक्स एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज वाई विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन। जहाँ एक्स ने इंक्रीज देखी वहाँ वाई ने शार्प डिक्लाइन देखी। तो यहाँ पर ये जो विटनेस्ड और एक्सपीरियंस्ड वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये मैं कल वाली वीडियो में बता चुकी कि ज़रूरी नहीं कि इट इंक्रीज्ड और इट डिक्रीज्ड ही लिखना है, हम ये भी लिख सकते हैं कि वो चीज़ उसने एक्सपीरियंस की, एक्स ने, जैसे कंट्री इंडिया ने पॉपुलेशन को एक्सपीरियंस किया, पॉपुलेशन में इंक्रीज एक्सपीरियंस की, इंडिया एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2010। तो एक्सपीरियंस वाला स्ट्रक्चर आपको पिछली वीडियो में से पता चल चुका है, उसी का ये कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ है कि जहां एक्स ने एक्सपीरियंस की इंक्रीज, वाई ने डिक्लाइन जो है देखी, और एक जगह एक्सपीरियंस लिख दिया तो दूसरी जगह विटनेस्ड हमने लिख दिया। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सेंटेंस में देखने वाली, सिग्निफिकेंट और शार्प। मतलब ये सारी चीजें हम वोकैबुलरी में अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन यूज कौन करता है? सिग्निफिकेंट और शार्प दो एडजेक्टिव्स यहाँ यूज किया, तो इसका ये ऐसे ही नहीं यूज किए, इनके भी बैंड स्कोर होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें मायने रखती है, सीधा इंक्रीज और सीधा डिक्रीज लिख के नहीं आनी। बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो उसमें लिखो सिग्निफिकेंट शार्प, कम इंक्रीज है तो उसमें लिखो स्टीडी ग्रेजुअल। ओके, मतलब कि तेजी से नहीं हो रही तो स्टीडी ग्रेजुअल, और तेजी से हो रही है मतलब कि तेजी से कैसे होगी, तो एकदम से जैसे एकदम स्टैंडिंग इंक्रीज होगी, और स्लो होगी तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। ठीक है, इन स्टार्क कंट्रास्ट टू एक्स, यहाँ पर हमने जरूरी नहीं कि एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है सेकंड सेंटेंस में कि एक चीज स्टेबल रही है और दूसरी में फ्लक्चुएशन है, या एक चीज स्टेबल है और दूसरी डिक्रीज है, एक चीज स्टेबल दूसरी इंक्रीज, तो भी कंपैरिजन बना दो उसको। मतलब अगर आपको लग रहा है कंपैरिजन नहीं बन रहा तो आप स्टेबल और इंक्रीज का बना दो। ठीक है, स्टेबल और डिक्रीज का बना दो, लेकिन कंपैरिजन के बैंड्स होते हैं तो कंपैरिजन बना दो। ठीक है, ये चीज मैं कहना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर है क्या, इन स्टार्क कंट्रास्ट टू एक्स, यहाँ से स्टार्ट करना कि एक्स के कंपैरिजन में, इन स्टार्क कंट्रास्ट मतलब कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एक्स, कि एक्स से कंप्लीटली डिफरेंट जो कि है, विच रिमेन स्टेबल। अब ये जो विच है ये किसके लिए यूज किया हुआ है, एक्स के साथ है तो एक्स के लिए यूज किया होगा ऑब्वियसली। तो इन कंट्रास्ट टू एक्स जो कि स्टेबल रहा, इन स्टार्क कंट्रास्ट टू एक्स जो कि स्टेबल रहा, विच स्टेबल, जो कि स्टेबल था, विच रिमेन स्टेबल, वाई फिर कॉमा डाल के, वाई अंडरवेंट ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस, ये भी मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, अंडरवेंट गुजरा फ्लक्चुएशन से। तो ये सारी चीजें लिखो, एक्सपीरियंस्ड हो गया, फिटनेस्ड हो गया, अब अंडरवेंट आ गया है, वाई अंडरवेंट फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस से गुजरा। ठीक है, विटनेस और एक्सपीरियंस भी लिख ही सकते हैं इसके साथ। तो वाई गुजरा कि एक्स के कंपैरिजन में जो कि स्टेबल था, वाई फ्लक्चुएशन से गुजरा, कॉमा डाल के। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये जो बहुत ही अच्छी लाइन है, इसका यूज मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ कर सकते हो। थर्ड वाली जो है, एक्स आउट परफॉर्म्ड वाई इन टर्म्स ऑफ, फिर उसके बाद कैटेगरी का नाम, वेयर एज वाई एक्सेल्ड इन दूसरे कैटेगरी का नाम। अब ये चीज हम लाइन ग्राफ में यूज कर सकते हैं, लाइन ग्राफ में ही कर सकते हैं कि जैसे मान लो लाइन ग्राफ में टू कैटेगरीज है, एक लाइक हमारे पास यहाँ फूड की कैटेगरीज है, एक पिज्जा हो गया हमारे पास, एक बर्गर हो गया। तो एक्स कंट्री में बर्गर ज्यादा सेल हुए हैं और वाई कंट्री में पिज्जा ज्यादा सेल हुए हैं, तो एक्स ने वाई को पिज्जा के टर्म्स में पीछे छोड़ा है, वाई ने एक्स में छोड़ा किसमें, बर्गर के टर्म्स में। मतलब वाई में बर्गर ज्यादा सोल्ड हुआ एक्स में, जैसे हमारे पास कंट्रीज भी अलग अलग है और कैटेगरीज भी ज्यादा, ये बार ग्राफ वाला हो गया हमारा, तो कैटेगरीज भी ज्यादा और कंट्रीज भी अलग अलग है। तो एक्स ने किस कहा वाई को किस में पीछे छोड़ा, वाई ने एक्स को किस में पीछे छोड़ा, ये चीज है। मतलब एक्स ने वाई को किस कैटेगरी में पीछे छोड़ा है, वाई ने किस कैटेगरी में पीछे छोड़ा है, यानी कि दोनों किस किस में आगे हैं और किस ये मतलब हमने टर्म्स ऑफ के बाद लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट कैटेगरी, एक्स आउट परफॉर्म्ड वाई, आउट परफॉर्म मीन्स पीछे छोड़ दिया वाई को इस कैटेगरी में, टर्म्स ऑफ के बाद कैटेगरी का नाम लिखना है। वेयर एज जबकि वाई इसमें एक्सेल कर गया, वाई एक्सेल्ड इन इस कैटेगरी में। ठीक है, तो ये इस तरह से आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस बता रही हूँ।
यहाँ से फिर से लाइन ग्राफ की लाइन आ गई है, जो फर्स्ट वाली लाइन आप देख सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, या मतलब कि थोड़ी डिफरेंट है, ये स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें मैंने आपको दी हुई है। यहाँ पे फिगर ऑफ एक्स सर्ज फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स की जो फिगर है ना, ये एक्स टू वाई ये क्या है समझ लो, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने एक्स टू वाई एक्स वाई इसलिए लिखे हुआ है कि इमेजिनरी फिगर्स, मान लो ये जो फिगर है एक्स की, ये कहाँ से, यहाँ पर भी एक्स वाई ही आ गया ना नेचुरली, तो ये कहाँ से, मान लो ये 4 से 6 हो गई है, 4% से 6% हो गई है। तो द फिगर ऑफ एक्स सर्ज्ड फ्रॉम रिमार्केबल इंक्रीज लिखा हो तो ज़्यादा कह देते हैं, मान लो 4 से 16% हो गई है एक्स की फिगर। तो मैं एक्स जो था पहले 4 था फिर 16 हो गया, तो ये एक्स टू वाई में 4 to 16 मैंने लिखना है। फिगर ऑफ एक्स सर्ज्ड फ्रॉम 4 to 16% रिप्रेजेंटिंग अ रिमार्केबल इंक्रीज ऑफ Z%। अब ये Z% क्या है, ये डिफरेंस है इनका कि कितने परसेंट की इंक्रीज आई है, 12% की इंक्रीज है ना। तो यहाँ पर हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन करूँगी तो समझ में आएगा। तो जो एक्स की फिगर है वो इंक्रीज हुई है 4 से 16% तक, दिखाते हुए रिप्रेजेंटिंग एक बहुत बड़ी इंक्रीज किसकी, 12% की इंक्रीज दिखाते हुए। ऑफ का क्या मतलब होता है कि 12% की इंक्रीज दिखाते हुए एक्स कैसे बढ़ा है, 4 से 16% तक बढ़ा है। तो यहाँ पर दोनों लिख दी, मतलब मैंने एक डिफरेंस भी लिख दिया। तो ये सारी चीजें मतलब जब बाकी स्टूडेंट्स नहीं लिख के आएंगे, आप ही लिखोगे, तो ये सारी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है ना, आपकी राइटिंग में। परसेंटेज में तो डिफरेंस भी बता दिया मैंने कि क्या फिगर में डिफरेंस आया था, फर्स्ट फिगर भी बता दी, फाइनल फिगर भी बता दी। तो फिगर ऑफ एक्स सर्च फ्रॉम एक्स टू वाई रिप्रेजेंटिंग अ रिमार्केबल, can you wait, let me check it, yeah ठीक है, it's recording, representing a remarkable increase of Z% की इंक्रीज के को दिखाते हुए, 12% की इंक्रीज को दिखाते हुए। उसके बाद ये सेकंड आ गया, X accounted for largest proportion at X% while Y and Z lag behind at X and X respectively। तो ये परसेंटेज में कोई भी इमेजिनरी फिगर आप ले लो, लेकिन यूज कहाँ करना है, ये X लार्जेस्ट था जबकि दो और कैटेगरीज थी जो लैग्ड बिहाइंड थी, एट के बाद हमने फिगर ले ली इस परसेंट पे थी। जैसे X है 10%, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, Y और Z 2 3 है। तो मैं क्या कहूँगी, X अकाउंटेड फॉर, यहीं पर सारी चीज़ें आ गई हैं, देख लो सेंटेंसेस के बीच में वोकैबुलरी आपको समझा रही हूँ। अकाउंटेड फॉर भी हम कह सकते हैं, X वॉज लार्जेस्ट, मतलब X लार्जेस्ट पे था, तो अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन था, एट के बाद फिगर लिख दी, एट 10%, उसका 10% था। जबकि Y और Z पीछे रह गए, लैग्ड बिहाइंड, ये भी वोकैबुलरी आ गई। एट आगे दोनों की परसेंटेजेस 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तीनों का कंपैरिजन देख लो, जितनी ज्यादा कंपैरिजन उतनी दमदार लाइन आपकी बन जाती है। तो दमदार है, इसमें तीन चीजों का मतलब आपस में कंपैरिजन आ गया है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई वॉज पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड। अब इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई भी यूज नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। तो पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड का यहाँ पर मतलब है, प्रोनाउंस्ड का मतलब होता है ऑब्वियस है, ये डिफरेंस क्लियरली दिख रहा था। विद एक्स बीइंग, अब ये देखो, ये इतनी इंटेलिजेंट लाइन है, मैं कहूँगी कि एक्स एंड वाई का डिफरेंस दिख रहा था। सिर्फ सिंपल सी चीजें, एक्स और वाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, वो कह रही हूँ, जिसमें विद एक्स बीइंग अप्रोक्सीमेटली एक्स टाइम्स हायर देन वाई, जिसमें x इतने गुना ज्यादा था y से। मान लो x था 10, y था 5, दोनों में डिफरेंस मैं कह रही हूँ क्लियरली दिख रहा था, जिसमें x कितने टाइम्स हो गया, इतना तो हमें मल्टीप्लाई करना आता होगा। तो 5 से 10 है, x जो है 10 है, तो 2 टाइम्स ज्यादा हो गया ना, डबल हो गया। तो विद x बीइंग अप्रोक्सीमेटली, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या लिख के आएंगे, डबल हो गया जी, 2 फोल्ड हो गया। लेकिन आप यूनिक लिख के आओगे, आप अलग लिख के आओगे, जिसमें आप कहोगे कि x बीइंग अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स हायर देन y विद एक्स बीइंग, ये स्ट्रक्चर है पूरा कि एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो प्रोनाउंस्ड था, मींस ऑब्वियस था, बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा था एक्स के। अब ये इसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आई होप समझ आ गया होगा। एक्स और वाई का डिफरेंस ऑब्वियस दिख रहा था, एक्स के डबल होने के 2 टाइम्स होने के साथ, एक्स के y से 2 टाइम्स होने के साथ ही इनका डिफरेंस क्लियर दिख रहा था। विद एक्स बीइंग वाला ही स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ अपनी तरफ से चेंजेस नहीं लेके आने अपने, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपका कहाँ यूज होगा, एक्स अमंग ऑल द कैटेगरीज,
X among all the categories emerged as the most prominent with its value surpassing of the others. अब ये भी ओवरऑल के लिए बेस्ट लाइन आपको मिल गया कि X जो है among all the categories emerged as the most prominent, सबसे prominent उभरा, emerged as the most prominent was most prominent की जगह पर देखो स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, emerged as the most prominent होकर उभरा, इमर्ज हुआ एज द मोस्ट प्रोमिनेंट विद इट्स वैल्यू सरपासिंग दैट ऑफ द अदर्स। इसको ऐसे का ऐसा लर्न कर लेना है और इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सबको पीछे छोड़ रही है, सरपास कर रही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको यूज़ कहाँ करना है ये। एक्स अकाउंटेड फॉर सिग्निफिकेंट मेजोरिटी, अब आपके पास नेक्स्ट आ गया है एक्स जो है सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर ये बार ग्राफ के लिए यूज़ होगा। एक्स अकाउंटेड फॉर सिग्निफिकेंट मेजोरिटी, बार या पाई चार्ट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बार नहीं पाई चार्ट के लिए ही यूज़ करोगे इसको। एक्स अकाउंटेड फॉर सिग्निफिकेंट मेजोरिटी, एक्स जो है मान लो बहुत सारे है उसमें कैटेगरीज है, उसमें एक्स का सबसे ज़्यादा है, लाइक एक्स की जो है 60% है मान लो पूरे बार ग्राफ में। कंस्टिट्यूटिंग मतलब जिसकी जो भी मैक्सिमम होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे उस कैटेगरी के लिए कि ये कैटेगरी थी सिग्निफिकेंट मेजोरिटी इसने अकाउंट की, एक्स अकाउंटेड फॉर सिग्निफिकेंट मेजोरिटी। कंस्टिट्यूटिंग से यहाँ पर एक और वोकैबुलरी आपके पास आ गया कि कंस्टिट्यूटिंग से भी आप बता सकते हो, कंस्टिट्यूटिंग X% ऑफ द टोटल। अब ये X% क्या है, ये X पर कैटेगरी का नाम नहीं, यहाँ पर आपकी फिगर आएगी इतने परसेंट है, टोटल का इतने परसेंट है। ये हमेशा पाई चार्ट में ही होता है जहाँ पर हमारे पास टोटल के प्रोपोर्शंस दिए होते हैं, सब टोटल में से निकले होते हैं। ये टोटल का 60 है, टोटल का 2 है, टोटल का 40% है। तो इस तरह से होता है कि कंस्टिट्यूटिंग X% ऑफ द टोटल, ये पाई चार्ट में लिख सकते हो आप। रेशो ऑफ X एंड Y वॉज X रेशो Y। अब ये भी अगर आप लिख सको तो रेशो अगर आप निकाल सको, जैसे ये आप इजीली अगर आपको रेशो निकालनी नहीं आती, आप 2:1 इस तरह से 3:1 बस लर्न कर लो, या 4:1 जब 2 गुना होगा तो ये, 3:1 जब 3 को गुना होगा, 4:1 4 गुना होगा। ठीक है, 2:1 कब लेनी है, X/Y की रेशो X/Y की रेशो 2:1 थी, जब X डबल होता है तब आपने इसको कहना है कि जो X की Y रेशो थी, चाहे मतलब कैसे भी डबल हो, वो एक X4 है Y 8 है, X5 है Y 10 है, तो भी रेशो क्या होती है 2:1 ही हुई है रेशो हमारी। X हमारा डबल है ना, तो X 2 होता है Y 1 होता है उसमें, तो रेशो 2:1 ही होती है। द रेशो ऑफ X to Y was 2:1 इंडिकेटिंग क्लियर डोमिनेंस ऑफ X ओवर Y, जो कि दिखा रहा था क्लियर X की प्रभाव X का Y के ऊपर, मतलब X का क्लियर डोमिनेंस दिखा रहा था कि X उस पर हावी हुआ है, इंडिकेटिंग क्लियर डोमिनेंस ऑफ X ओवर Y। उसके बाद आपका आ गया है Y रिप्रेजेंटेड अ मेयर फ्रैक्शन ऑफ ओवरऑल वैल्यू मेकिंग अप ओनली X% ऑफ द टोटल। Y यहाँ पर बहुत ही कम है, तब आपने यानी जो भी कैटेगरी आपके पाई चार्ट पे कम होगी सबसे, तो मेयर फ्रैक्शन है, सबसे कम नहीं, कोई भी छोटी वैल्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मेयर फ्रैक्शन है कि सिर्फ फ्रैक्शन है ये टोटल ओवरऑल फिगर का, मेकिंग अप ओनली X% ऑफ द टोटल। ये सारे पाई चार्ट के लिए है, ये X% बना रहा है टोटल का X% बना रहा है सिर्फ, यानी कि 2% बना रहा है, 3% बना रहा है। अब उसके बाद ये जो लाइन है, देयर वॉज अ नोटेबल सर्ज इन X बिटवीन, अब ये जो है इंडिविजुअल कैटेगरीज के लिए कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे बताना कि X में इंक्रीज आया फॉलोड बाय अ स्टेडी डिक्लाइन को फॉलो करते हुए। देयर वॉज अ नोटेबल एक तो वर्ड लर्न कर लो, नोटेबल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया, सर्ज इन X बिटवीन के बाद आपने फिगर का पीरियड का नाम लिखना, फॉलोड बाय अ डिक्लाइन, यानी कि पहले जब इंक्रीज और उसके बाद डिक्लाइन हो तो आपने ये लाइन लिखनी है, फॉलोड बाय अ डिक्लाइन इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो इसमें क्या हुआ, एक ही लाइन में आपकी इंक्रीज और डिक्लाइन दोनों आ गई। उसके बाद X एक्सपीरियंस्ड अ शार्प राइज एट द बिगनिंग, पीकिंग, उसके बाद ये पीक पे गया, पीकिंग एट के बाद पीक का जो फिगर है वो लिखनी है, बिफोर डिक्लाइनिंग, ये भी वही है लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना पीकिंग एट आ गया, यानी कि यहाँ पे पीक होगा, यानी कि इसके बाद ये दोबारा इससे ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि यही पीक था, तो ये इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। X बड़ा पीक पे पहुंचा, उसके बाद गिर गया, तो X एक्सपीरियंस्ड अ शार्प राइज एट बिगिनिंग। अगर पीकिंग एट नहीं लोगे तो फिर आप सिंपल लिख सकते हो बिफोर डिक्लाइनिंग, उसके बाद लाइक इंक्रीज हुआ बिफोर डिक्लाइनिंग। दो स्ट्रक्चर्स मैंने बताने थे, एक तो बिफोर वाला बिफोर डिक्लाइनिंग, उसके बाद फॉलोड बाय अ डिक्लाइन, ये दो स्ट्रक्चर है। एक मतलब पहले आपने कह दिया कि ये इंक्रीज हुआ, यहाँ तो लिख दो फॉलोड बाय अ डिक्लाइन जब उसके बाद डिक्लाइन आई है, यहाँ पर या फिर लिख दो बिफोर डिक्लाइनिंग एट जब उसके बाद डिक्लाइन आई है, दोनों डिक्लाइन के लिए ये स्ट्रक्चर है, बाद में डिक्लाइन पहले इंक्रीज। तो आई होप समझ आ गया होगा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस तरह कंटेंट है, आप मुझे बताओ कहाँ ही मिलता है, लेकिन इस तरह का कंटेंट को मोटिवेट नहीं किया जाता, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ये लाइन्स रेडीमेड चीज़ें कहीं नहीं मिलती, बट no motivation at all. तो please like this video content, comment on this video that you are liking this video and sharing with this video with your friends so that I can boost in motivation and can come up with more and more videos for you.